उस आदमी ने मेरी कलाई पकड़ रखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेरे बहते खून को देखकर इस कदर परेशान था कि जैसे ये जख्म मुझे नहीं उसे लगा हो। पर मेरी आंखों में गुस्सा था और मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसने कहा, माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उसने कहा कि शादी के बाद ऐसा हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात पर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे पता था शादी ऐसी नहीं होती है और ना शादी के बाद ऐसा होता है। मुझे नहीं पता था कि तानिया से दोस्ती मुझे आज इस जगह पर लाकर खड़ा कर देगी। तानिया हमारे पूरे मोहल्ले की सबसे ज्यादा अच्छी लड़की थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। मैं उस मोहल्ले में नई आई थी और मुझे अभी 2-3 महीने ही हुए थे, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे वजह क्या है। पर मैंने उससे दोस्ती कर ली और अब मेरा उसके घर में आना जाना भी था। लेकिन वो कभी भी मुझे घर के मेन गेट से अंदर नहीं आने देती थी। कहती थी कि पीछे दरवाजे से आया करो। मुझे ये बात उसकी समझ नहीं आती थी कि इसके पीछे आखिर राज क्या है। वो मुझे मेन गेट से अंदर क्यों नहीं आने देती है, यूं चोरों की तरह पीछे के दरवाजे से क्यों बुलाती है। मैं अपने माँ बाप की सबसे लाडली बेटी थी। मेरे माँ बाप मेरी शादी जल्दी ही करना चाहते थे, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई करके फ्री हो चुकी थी और मेरे लिए रिश्तों की लाइन भी लगी हुई थी। शायद वजह ये थी कि मैं हद से ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप को भी चिंता रहती थी कि मैं अपने घर की हो जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि आजकल का जैसा जमाना है, लड़कियों को जल्द से जल्द अपने घर का हो जाना चाहिए। हालांकि मैं अपने माँ बाप की सोच से एग्री नहीं करती थी, लेकिन अपने माँ बाप को कैसे समझाती, जो हमेशा मेरी वजह से चिंता में पड़े रहते थे कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मेरी माँ मुझे देखकर हर वक्त खौलती रहती थी। कहती, एक तो भगवान ने इतनी खूबसूरती दी है, ऊपर से जमाना भी खराब है, मुझे तो तेरी चिंता सताती रहती है। मैं अपनी माँ को समझाया करती थी, लेकिन मेरी माँ के दिल को चैन कहाँ मिलता था। आजकल मेरे लिए वो जोर शोर से रिश्ता ढूंढ रही थी और फिर मेरे लिए मिहिर का रिश्ता आ गया, जो पहले मेरे साथ ही पढ़ता था। अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई थी, लेकिन उसने अब रिश्ता भेजा था। सबको यही लगा था कि शायद ये लोग साथ पढ़ते हैं तो एक दूसरे को पसंद करते होंगे, और ये बात कुछ हद तक सही भी थी। मुझे वो अच्छा लगता था। उसका नाम मिहिर था और मेरा नाम अवनी। मैं उससे मोहब्बत करती थी, तो उसके जज्बात भी मुझसे अलग नहीं थे। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था और इसीलिए उसने अपना रिश्ता भेजा था। हाँ, ये बात अलग थी कि कॉलेज में हम एक दूसरे से इतनी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे की आंखों के इशारों से समझ गए थे कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। लेकिन मिहिर ने कभी हद पार करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो मेरे मिजाज को अच्छी तरह से जानता था कि मुझे लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अपनी हद में रहती थी, पढ़ाई से मतलब रखती थी। मैंने कभी भी कॉलेज में किसी भी लड़के से कभी दोस्ती नहीं की थी, और शायद वो मेरी इमेज खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाए ही नहीं थे, बल्कि आंखों के इशारे से सिर्फ जता दिया था कि वो मुझे पसंद करता है। मेरी आंखों में भी वो अपने लिए पसंद के रंग देख चुका था और इसीलिए उसने अपना रिश्ता भेज दिया था। खैर, मेरे माँ बाप को मुझ पर पूरा भरोसा था। लड़के में भी कोई कमी नहीं थी, इसीलिए रिश्ता पसंद कर लिया गया था। 2 महीने के बाद शादी की तारीख तय हो गई थी और मैं अपनी आंखों में हजार सपने लिए उस दिन का इंतजार कर रही थी, जब मैं मिहिर के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती और उनके नाम का मंगल सूत्र पहनती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे पहले ही मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाएगा जो मेरी जिंदगी को तहस नहस करके रख देगा। मिहिर से मेरी शादी हो रही थी और मैं मंडप में बैठी हुई थी, बहुत खुश थी कि तभी वहां पे एक आदमी आया, जिसको मैंने पहले कभी देखा तो था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो कौन है। पर उसके आने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वो किसी अच्छे काम के इरादे से नहीं आया था। उसका नाम सत्यम था, लेकिन सब उसे सत्यम दादा के नाम से जानते थे। उसके पास वो सारी चीजें थीं जिससे वो किसी को भी डरा सकता था।
उसने आते ही शादी रुकवा दी और कहने लगा, अवनी से शादी सिर्फ मैं करूंगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरे माँ बाप भी उसके अंदाज से डर गए थे। हम लोग शरीफ लोग थे और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब उसने मिहिर को कहा कि यहाँ से चला जा, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा के रख दूंगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी ये शादी छोड़कर चले जाओ। मुझे लगा था कि मिहिर डट कर खड़ा हो जाएगा और मुझे उस सत्यम नाम के आदमी से बचाएगा, लेकिन मैं तो आंखें फाड़े मिहिर को देख रही थी जब उसने अपने गले में पड़ी वरमाला को उतार कर साइड में रखा और वहां से जल्दी से भाग गया। भाग कर जाते जाते वो अपनी माँ को भी अपने साथ ले गया। कहने लगा, मुझे बिना मौत नहीं मरना। अगर जिंदगी रही तो तुम जैसी लड़कियां और भी मिल जाएंगी। मैं हैरान रह गई थी। मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। सत्यम ने गन पॉइंट पे मुझसे शादी कर ली। मैं शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन सत्यम के आदमियों ने मेरे माँ बाप के ऊपर बंदूकें तानी हुई थी। मैं अपने माँ बाप की जान बचाने की खातिर मुझे सत्यम से शादी करनी पड़ी। जब मेरी और सत्यम की शादी हो गई तो वो मेरे माँ बाप से कहने लगा, आप चिंता मत करें, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मेरा अपना बहुत बड़ा मकान है। आपकी बेटी को मैं बहुत खुश रखूंगा। आपकी बेटी मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त भी है। तानिया, जो इतनी देर से चुप खड़ी थी लेकिन शक्ल से बहुत परेशान लग रही थी। मुझे तो अब पता चला कि सत्यम तान्या का भाई था और शायद उसके घर में ही उसने मुझे देखा था। मैंने उसे भी कभी कभी रास्ते में देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये तानिया का भाई है। मुझे अब तानिया पर गुस्सा आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने शिकवा भरी नजरों से तानिया को देखा था। तानिया से दोस्ती मुझे महंगी पड़ी थी। उसकी नजरों से साफ पता चल रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वो भी इस सब में खुश थी। मैं शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। माना कि मिहिर ने मुझे धोखा दिया था, मुझे मुश्किल में छोड़कर भाग गया था। मेरे दिल में उसके लिए अब गुस्सा और नफरत उभरने लगी थी, लेकिन मैं सत्यम के लिए भी तैयार नहीं थी। उसने भरे मंडप में मेरे माँ बाप की इंसल्ट की थी। उसने उनके ऊपर बंदूक तानकर जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। मेरा अपमान किया था। सबके सामने मेरे घर में घुसाया था और मेरे माँ बाप को अपमानित किया था। वो मुझे गन पॉइंट पर ब्याह कर अपने साथ लेकर जा रहा था और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि मैं हंसी खुशी आंखों में नई जिंदगी के सपने सजाकर उसके साथ चल पड़ती, उसे अपना पति मान लेती। ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने भी सोच लिया था कि मुझे अब आगे क्या करना है। जब मैं विदा हो रही थी तो मेरे पापा रो रहे थे। उनके आंसू और मेरी माँ की बेबसी देखकर मुझे बहुत सदमा लगा था, लेकिन इस वक्त तो मैं मजबूर थी। अपने माँ बाप को खुश करने की खातिर मैंने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए थे। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी कि माँ, जो कुछ हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब मेरी सत्यम से शादी हो चुकी है। आप खुद को संभालें और मुझे भी हिम्मत दें। मैं विदा होकर सत्यम के साथ आ गई थी, उस इंसान के साथ जिससे मुझे नफरत महसूस हो रही थी। मुझे सत्यम के कमरे में बैठा दिया गया था। थोड़ी ही देर के बाद तान्या कमरे में आई थी। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती, मैंने उसे हाथ के इशारे से चुप करवा दिया था। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बोलने की। तुम्हें सब कुछ पता था। जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम चाहती तो मुझे पहले से आगाह कर सकती थी। जरूर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा भाई मेरे लिए अपने दिल में क्या इरादे रखता है, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ कोई दोस्ती क्यों नहीं करना चाहता, तुम्हारे बदमाश भाई की वजह से, और तुम मुझे बता नहीं सकती थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो अवनी। भाई ने मुझे 2-3 बार कहा था कि मुझे तुम्हारी दोस्त अवनी बहुत अच्छी लगती है। प्यार करता हूँ मैं उससे, उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने भाई को नहीं बताया था कि तुम्हारी शादी हो रही है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम उससे कभी भी शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, अच्छा, तुम डबल गेम खेल रही थी। एक तरफ अपने भाई को खुश कर रही थी और दूसरी तरफ मुझे धोखा दे रही थी। लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब चली जाओ यहाँ से। तानिया कमरे से नहीं गई थी, बल्कि मेरे पास ही बैठ गई। कहने लगी, अवनी,
लेकिन तुम तो मुझे बहुत मानती थी। मेरे बिना तुम्हें चैन नहीं आता था। याद करो, जब एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि तान्या, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं और तुम हमेशा साथ रहें, और देखो ऐसा हो गया है। मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। उसकी इस बात पर मैं गुस्से से भड़क उठी थी। मैंने चिल्लाकर कहा कि यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारा इस तरह से साथ नहीं चाहती थी। मैं तो तुम्हें दोस्त मानती थी और हमेशा तुम्हारी दोस्ती चाहती थी। मैं इतनी जोर से चिल्लाई थी कि वो डर गई थी और वहां से चली गई। उसे पता था कि इस वक्त मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैंने जो सोचा था बस मुझे वही करना था। मेरा दिमाग इस वक्त बंद हो चुका था। जब सत्यम कमरे में आया तो मैंने उसे इतनी खूंखार नजरों से घूरा था कि एक पल को मुझसे वो नजरें चुरा गया था। मैं बिल्कुल भी दुल्हनों की तरह बैठकर उसका इंतजार नहीं कर रही थी। मेरे सर पे घूंघट नहीं था। मैंने ज्वेलरी भी उतार कर फेंक दी थी। हाथों में इतनी कांच की चूड़ियां भी उतार दी थी। मैंने कमरे में फेंक दी। कमरे का माहौल तो वैसा ही बनाया गया था जैसा कि शादी की पहली रात को होता है। उसने दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में आ गया हूँ। अवनी, मुझे गलत मत समझो। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तो अपना रिश्ता भी तुम्हारे घर भेजने वाला था, लेकिन तानिया हर बार मुझे टाल देती थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम्हारी शादी भी होने वाली है। अब जैसे ही पता चला मैं तो पागल हो गया था और फौरन ही तुमसे शादी करने के लिए पहुंच गया। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा। लेकिन जो कुछ हुआ, मैंने किया, जिस तरीके से तुम्हें अपनाया, बस मेरी इस गलती को माफ कर दो। ये कहते कहते वो मेरे करीब आ गया था और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे गुस्से भरी नजरों से घूरा था और देखते ही देखते मैंने अपने हाथ की नस काट ली थी। हम लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं? मैं तो कमजोर थी, ना उससे लड़ सकती थी और ना ही यहाँ से भाग सकती थी। बदकिस्मती से वो मेरा पति बन चुका था। मेरे माँ बाप ने मुझे विदा कर दिया था। बस भगवान पर भरोसा करके मुझे भेज दिया गया था कि आगे कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन जितना बुरा होना था हो गया था। इससे बुरा अब भला क्या होगा? उसने जैसे ही ये सब देखा था, बुरी तरह से घबरा गया। चिल्लाने लगा, अवनी, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। तुम जिस तरह से मुझे लेकर आए हो, ऐसी आई हुई लड़कियां कभी भी घर नहीं बसाती। तुम्हें क्या लगता है मैं पलके बिछाकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी? मेरी हालत बुरी होने लगी थी। मुझे ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी कलाई से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। सत्यम इतना ज्यादा खून बहता देखकर एकदम से घबरा गया था। उसने जल्दी से अपनी जेब से रूमाल निकाला और मेरी कलाई पर बांध दिया। मैं खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी जान नहीं बची थी और मैं बेहोश हो गई। सत्यम मुझे हॉस्पिटल लेकर भागा था। वो मुझे वक्त पर अस्पताल ले जाने में कामयाब हो गया और मेरी जान बच गई थी। लेकिन मैं तो मर जाना चाहती थी। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि मेरी जिंदगी बच गई थी। थोड़ी देर बाद ही सत्यम मुझे घर वापस ले आया था। मैं अभी आधी बेहोशी की हालत में थी। वो मुझे अपनी बाहों में उठाकर ही लेकर आया था और बिस्तर पर लिटा दिया था। मुझे इतना तो महसूस हो रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी। शायद खून कुछ ज्यादा ही बह गया था, या फिर शायद दवाओं का असर था। वो पूरी रात मेरे पास बैठा रहा। बीच में एक डॉक्टर भी आया था। मुझे उसकी भी आवाज आई। उसने कहा था कि पेशेंट को बहुत ज्यादा तेज बुखार हो गया है और बुखार का ना उतरना हमें टेंशन में डाल रहा है। अगर इनका बुखार नहीं उतरा, इनको ठीक से होश नहीं आया, तो वापस अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन सुबह तक मुझे होश आ गया था और ये देखकर मैं हैरान हुई थी कि सत्यम कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने अपना सर मेरे बाजू पर रखा हुआ था और एक हाथ से मेरा हाथ भी पकड़े हुए था। वो शायद सो रहा था। ऐसा लगता था कि वो पूरी रात जागता रहा था और अब बैठे बैठे किसी पल उसकी आंख लग गई थी। उस आदमी को अपने सामने देखकर मुझे एक बार फिर से नफरत की तेज लहर अपने अंदर उठती महसूस हुई थी। मेरा जी चाहा कि एक बार खुद अपने साथ वैसा ही कुछ कर लूं कि मेरी जान मेरे शरीर से निकल जाए।
मुझे अब अपनी जिंदगी से कोई भी लगाव नहीं था। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और उठने लगी तो वो भी होश में आ गया था। उसने कहा, अवनी, अब कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? भगवान ने हम पे कृपा की, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर तो कह रहे थे कि कहीं तुम कोमा में ना चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। अवनी, मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन दोबारा मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करना। उसने मेरी कलाई को अपनी आंखों में लगा लिया और रोने लगा। पता नहीं क्यों, पर मैंने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया था। थोड़ी देर के बाद वहां तान्या आ गई और सत्यम ने तान्या से कहा कि अपनी भाभी का ध्यान रखो। ये कहकर सत्यम बाहर चला गया था। शक्ल से तान्या भी परेशान लग रही थी, जैसे सारी रात जागती रही है। उसने कहा कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम ये सब कुछ कर बैठोगी। मारना चाहती हो खुद को, लेकिन क्यों? मेरा भाई सत्यम इतना बुरा नहीं है। उसे एक बार आजमा कर तो देखो, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। मैंने कहा कि मैं जिंदा क्यों हूँ, तो कहने लगी कि भाई इतना बुरा इंसान नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। बाबूजी ने लोगों से बहुत कर्जा लिया था। वो लोग रोज हमारे घर आते और हमें धमकाते थे। एक दिन भाई ने उन पर हाथ उठा दिया और उसको धक्का दे दिया, लेकिन वो आदमी पीछे पड़ी ईंटों के ढेर पर गिर गया था और एक नुकीले पत्थर उसके सर में लग गया। उसकी ऐन मौके पर ही मौत हो गई थी। सत्यम उस वक्त सिर्फ 14 साल का था, यानी कि एक मुसीबत को खत्म करने के लिए दूसरी मुसीबत को उसने बुला लिया था। लेकिन फिर एक आदमी ने हमारी मदद की और भाई को अपने साथ रख लिया। वो मेरे भाई से गलत काम करवाता था, गरीबों पे जुल्म करवाता था। इसीलिए तब से मेरे भाई ने उसका साथ छोड़ दिया था और अब वो खुद सबकी मदद करता है। उसका तरीका बुरा है, लेकिन काम बुरा नहीं है। उन लोगों से लेता है जो गरीबों का हक मार के बैठे होते हैं। तुम ही बताओ, क्या ये सब करना गलत है? लेकिन दुनिया वाले तो अच्छे भले आदमी को भी बदनाम कर देते हैं। इसीलिए मेरा भाई भी बदमाश मशहूर हो गया। और तुम ही बताओ कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है और तुम्हारी शादी हो रही थी। अगर वो ताकत का सहारा लेकर तुमसे गन पॉइंट पर शादी ना करता तो फिर वो क्या करता? मुझे पता है मेरा भाई तुम्हारे बिना जी नहीं पाता। पहले मैंने भाई को तुमसे दूर करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता है भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे बिना जी नहीं पाता। इसीलिए उसने तुमसे गन पॉइंट पर शादी की थी। और तुम्हें क्या पता कि रात को भाई तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था। वो 1 मिनट भी नहीं सोया था। उसने खाना भी नहीं खाया और तुम्हारे पास ऐसे बैठा था कि जैसे उसकी ही जान निकल गई हो। लेकिन तुम अभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम अभी गुस्से में हो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगी। मैंने कहा कि मुझे कभी समझ नहीं आएगी। गलत काम हमेशा गलत ही होता है। गलत काम के पीछे कोई भी वजह नहीं होती। और अगर उसे मुझसे मोहब्बत थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी उससे मोहब्बत हो। मैंने कहा कि मुझे मिहिर पसंद था, मैं उससे प्यार करती थी। तानिया कहने लगी, वो मिहिर जो तुम्हें मुसीबत में देखकर एक धमकी पर ही अपने माँ बाप को लेकर मंडप से भाग गया था, उसके साथ तुम्हारी क्या जिंदगी होती? वो तो कभी भी तुम्हारा मुसीबत में साथ छोड़कर भाग जाता। वो एक डरपोक आदमी था, लेकिन मेरा भाई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी। रात हुई तो सत्यम मेरे कमरे में आया। मैं पहले से ही गुस्से में बैठी थी। वो मेरे लिए मेरी पसंद का तंदूरी पनीर टिक्का लेकर आया था। शायद उसे तानिया से पूछा था और मैंने खाना नहीं खाया था। तानिया ने शायद उसे बता दिया था और वो खाने पीने का बहुत सारा सामान लेकर आया था। सारा सामान उसने टेबल पर रखा और कहने लगा कि मैंने तानिया से पूछा था तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारे लिए वही सब लेकर आया हूँ। मैंने कहा, क्यों? पहले मुझे खिलाओगे, उसके बाद वसूल करोगे? पूरा एक दिन तो तुम कमरे में नहीं आए थे और रात होते ही तुम कमरे में आए हो। अगर मेरा इतना ही ख्याल था तो पूरा दिन कहाँ थे? वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। उसने कहा कि तुम आराम कर रही थी, इसीलिए मैं बाहर था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, अच्छा, इतनी ही मेरी चिंता थी तो अब क्यों आए हो? कमरे में जाओ। ये जो तुम चाह रहे हो ना, वो कभी भी नहीं हो सकता। तुमने मुझसे शादी की है इसीलिए कि तुम मेरे शरीर को हासिल कर सको, लेकिन याद रखना,
तुम मेरे तन को तो हासिल कर लोगे, लेकिन मेरे मन को कभी जीत नहीं सकते। आज तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन याद रखना, मेरे मन के दरवाजे को तोड़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें खोल नहीं सकते। ये कहते कहते मैंने अपना दुपट्टा अपने गले से उतार कर दूर फेंक दिया था। मैंने कहा, लो, कर लो अपनी मन मर्जी पूरी, क्योंकि मुझे पता है मैं कमजोर सी लड़की तुम जैसे बदमाश लड़के का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी जान ही तो ले सकती हूँ, और वो मैं लेकर देख चुकी हूँ। लेकिन शायद भगवान को भी मुझे अभी मौत नहीं देनी, इसीलिए मुझे जिंदगी दे दी। सत्यम कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर उसने जमीन पर पड़ा हुआ दुपट्टा मेरे कंधों पर लाकर फैला दिया। बड़े ही प्यार से मुझे बेड पे बिठाया। कहने लगा, अवनी, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये चीजें देने के लिए आया था, क्योंकि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इस कमरे में रहूं, तो मैं यहाँ से भी चला जाऊंगा। लेकिन बस तुम गुस्सा मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्यार करता हूँ तुमसे, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। पल दो पल का साथ नहीं है, हमारा पूरे 7 जन्मों का साथ चाहिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें ये बात जल्दी समझ आ जाए। इतना कहकर वो वहां से चला गया था, और मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि जैसा मैं सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सत्यम ने मेरे साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं की थी। हालांकि वो चाहता तो मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता था। उसके लिए मैंने अपने आप को पेश कर दिया था, और फिर मैं उसकी पत्नी थी। वो जबरदस्ती मुझसे अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन उसने मुझे हाथ नहीं लगाया था। 2 दिन हो गए थे और वो कमरे में नहीं आया था। वो मुझे वक्त पर खाना भिजवा देता था, मैं 2 बार जूस भी भिजवा देता, वो भी पी लेती, दवाई भी टाइम पर भिजवा देता, लेकिन खुद कमरे में नहीं आता था। रोज मेरे कमरे में नए फूल लगवाता, जिससे कि कमरे में ताजगी रहे। कमरे की दीवार पे एक बड़ी सी एलसीडी भी लगवा दी थी, ताकि मैं बोर ना हो जाऊं। तानिया के साथ भी मेरी बातचीत अब शुरू हो गई थी। मेरे माँ बाप भी मुझसे मिलने आए थे। सत्यम खुद उनको लेने गया था, और जब वो लोग आए तो उनको बहुत ही अच्छे से सम्मान के साथ बिठाया था, उनकी इज्जत की थी। उनका इतना सम्मान किया कि मैं तो हैरान रह गई थी। मेरे माँ बाप कहने लगे, लड़का बुरा नहीं है, और फिर आजकल के जमाने में इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, जो अपनी बीवी बच्चों के लिए सारे जमाने से लड़कर उनके लिए खुशियां छीन सके। मिहिर जैसा नहीं, जो मुसीबत में छोड़कर मंडप से भाग जाए। अब हमें ये बात कहते हुए बुरा नहीं लगता बेटा, लेकिन भगवान ने तुम्हें एक बहुत अच्छा हमसफर दिया है। इतनी इज्जत तो हमारी कभी मिहिर ने भी नहीं की थी, जितनी इज्जत हमें सत्यम से मिली है। सत्यम को माफ कर दो और उसके साथ एक अच्छी खुशगवार जिंदगी जियो। उसके साथ कभी भी बुरा मत करना, और अपने साथ भी दोबारा ऐसी गलत हरकत मत करना। 2 दिन बाद मुझे पापा ने फोन करके बताया कि मेरे एक जगह पैसे अटके हुए थे। तुम्हें तो पता ही है, पिछले 2 साल से हम लोग कितना परेशान थे, और वकील की फीस भर भर कर हम लोग परेशान हो गए थे। लेकिन ना जाने सत्यम ने ऐसा क्या किया कि वो आदमी खुद सारे पैसे लेकर हमारे दरवाजे पर आ गया। हमसे माफी भी मांगी। वो कहता है कि अगर कोई और काम हो तो बताना, मैं वो भी कर दूंगा। पता नहीं सत्यम ने उसे क्या कहा बेटा, लेकिन हमारी इतनी बड़ी समस्या उसने चुटकियों में हल कर दी। सत्यम बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा जीवन साथी मिला है, जो पूरी जिंदगी तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हारी इज्जत पे कभी भी आंच नहीं आने देगा। मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश थे। तानिया भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं सोचने लगी, अगर मेरी शादी मिहिर से हो जाती तो क्या मुझे ऐसा घर मिलता। मिहिर की तो 4 बहनें थीं, और सबकी सब नकचड़ी और बदतमीज थीं। उसकी माँ भी ऐसी ही थी। शादी पर भी इतनी अजीब बातें कर रही थी। उसने हमसे पूरे 10 लाख रुपए मांगे थे, तब जाकर रिश्ता तय हुआ था, और मेरे पापा ने वो पैसे कर्ज पर ही उठाए थे। तभी तो वो पैसों के लिए परेशान थे। लेकिन यहाँ पर सत्यम मेरा बहुत ख्याल करता था, मेरे माँ बाप का बहुत ध्यान रखता था। उधर तानिया भी दिन रात मेरी सेवा करती रहती थी। भाभी भाभी कहकर मेरे आगे पीछे घूमती थी। शायद मुझे ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलता।
मैं यही सोचते सोचते सो गई थी जब मुझे रात को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पाँव के पास बैठा है। पहले तो मैं डर गई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि सत्यम था, मैंने लैंप ऑन किया। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, बस मेरा दिल नहीं माना, जी चाहा कि तुम्हारी एक झलक देख लूं, इसीलिए तुम्हें देखने के लिए चला आया। तुम सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसीलिए यहीं बेड पे तुम्हारे पास बैठ गया। मैंने कहा, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कमरे में मत आना। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा हुआ था, नजरें चुरा गया। कहने लगा, मैंने तुम्हें जगाया नहीं था, चुपचाप तुम्हें देख रहा था, थोड़ी देर बाद ही चला जाता। माफ कर दो, मैं अभी चला जाता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया था और मैं कुछ भी कह नहीं पाई थी। उसके बाद अब मैं धीरे धीरे बदलने लगी थी, अपने माँ बाप के घर भी गई थी। सत्यम ही मुझे लेकर गया था। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया था कि कभी भी कोई इंसान हमें इसलिए भी अच्छा लगने लगता है कि वो हमारे अपनों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। और शायद सत्यम की इसी अच्छाई ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। वो मुझसे जुड़े हुए हर रिश्ते का बहुत ख्याल करता था, मेरी छोटी छोटी बातों का एहसास करता था। हमारी शादी को 2 महीने हो गए थे और उसने वाकई मुझे हाथ नहीं लगाया था। अगर वो बुरा आदमी होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता, बल्कि अपना हक समझकर मेरे साथ जबरदस्ती अपना हक वसूल करता। मेरे दिल में भी अब उसके लिए प्यार पनपने लगा था। ये कैसा प्यार था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये कैसी कशिश थी कि मैं उसके बारे में ही सोचने लगी थी, ना चाहते हुए भी हर वक्त सत्यम के बारे में सोचती। अब मेरा दिल अंदर कमरे में नहीं लगता था। मैं बाहर आती और सत्यम को देखने की कोशिश करती, लेकिन मैं अपने मुंह से सत्यम को कह नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहो। वो मेरा पति था, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके पास जाने के लिए मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं खुद को खत्म कर लूं, और अब मैं उसके बगैर रहना नहीं चाहती थी। मैं उसे कैसे बताती कि मोहब्बत की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई है और अब मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। ये बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। मैंने कभी भी उससे कहा था कि तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि अपने आप को खत्म करना चाहती हूँ, तो फिर अब ये कैसे कहती कि मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन मैं डर जाती, कदम पीछे खींच लेती। एक दिन वो खुद ही मेरे कमरे में चला आया, मुझसे मेरी तबीयत पूछने लगा, जबकि मैं तो कब की ठीक हो चुकी थी। लेकिन मैंने झूठ मूठ का कह दिया कि मेरे हाथ में अब भी दर्द होता है, जहां से मैंने नस काटी थी। ये कहते कहते मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया था। उसने बेचैन होकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ को देखने लगा, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके और भी करीब हो गई थी, इतनी करीब कि मेरी सांसें उसके चेहरे पर पड़ने लगी थी। उसने एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखा था और जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया। शायद वो भी सब कुछ समझ चुका था। मैंने एक नजर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां सिर्फ और सिर्फ अविश्वास था, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। वो कहने लगा, सच में अवनी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? मैंने अपने सर को हाँ में हिला दिया और मेरा इशारा पाते ही सत्यम ने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। वो कहने लगा, अवनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे माफ कर दिया और मेरी मोहब्बत को अपना लिया। कुछ देर बाद उसने मुझे खुद से अलग किया था। शर्म के मारे मैं निगाहें नहीं उठा पा रही थी। मेरी ये शर्मो हया देखकर सत्यम जोर से हंस पड़ा था। कहने लगा, पति हूं तुम्हारा, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आई थी, जितनी कि शायद मैंने आज तक सपने में भी नहीं सोची थी। मैं फिर से उसके गले से लग गई और रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। इसी समाज की जवान मैं बोल रही थी, समाज की आंखों से ही देख रही थी। ये नहीं देखा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं पागल तुम्हें कितना बुरा भला कहती रही, तुम्हारे साथ कितना बुरा करती रही। वो कहने लगा, अच्छा तो मैंने भी तुम्हारे साथ नहीं किया था, गलती तो मुझसे भी हुई थी, मुझे माफ कर दो
और मैं भी तुम्हारा गुस्सा माफ कर देता हूँ। मैंने कहा कि कर दिया माफ, बस अब तुम्हारे साथ ही रहना है। तो कहने लगा, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं रात को वापस आता हूँ। ये कहकर वो कमरे से चला गया और जाते जाते अचानक पलटकर मुझे देखा और कहने लगा, रात को आ जाऊं ना? मैंने कहा, हाँ आ जाना, तुम्हारा ही कमरा है, और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारे कमरे में। इस बात पे हम दोनों ही हंसने लगे थे। लेकिन जब वो चला गया तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। मैंने सत्यम को दिल से स्वीकार कर लिया था। शादी तो हमारी पहले ही हो चुकी थी, मगर अब हम लोग दिल से एक दूसरे के हो गए थे। मैंने तानिया से भी माफी मांग ली थी, क्योंकि मैंने उसे भी बहुत सारी बातें सुनाई थी। उसने भी मुझे एक ही पल में माफ कर दिया था। लेकिन रात के 11 बज गए थे और सत्यम वापस नहीं आया था। अब तो मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। मैंने तानिया से पूछा, सत्यम कहाँ है? मेरी ये बेताबी देखकर तानिया शरारती मुस्कान से कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने भाई की मोहब्बत को स्वीकार कर लिया है। उसकी इस बात पर मैं हंसती थी। कहने लगी, कुछ देर इंतजार कर लो, बस तुम्हें भाई के पास ही पहुंचा दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तानिया की आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। तानिया मुझे मेरे कमरे में भेज चुकी थी। कुछ देर बाद वो मेरे कमरे में आई थी। मुझे एक मरून रंग का लहंगा देते हुए कहने लगी, लो इसे पहनकर तैयार हो जाओ, भाई ने खास तुम्हारे लिए भेजा है। उस मरून रंग के लहंगे को देखकर मैं सब कुछ समझ गई थी। मेरी आंखें शर्म से खुद ब खुद हैरान थीं। आज के इरादे क्या थे? मेरी झिझक देखकर तानिया ने मेरी मुश्किल हल कर दी। कहने लगी, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आज तुम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। तानिया ने मुझे तैयार कर दिया था और मुझे ले जाकर सत्यम के कमरे में छोड़ दिया। मैं अंदर गई तो दंग रह गई थी, क्योंकि पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। सत्यम अपनी शादी की पहली रात को स्पेशल बनाना चाहता था, और उसने स्पेशल ही बनाया था। पूरा कमरा ऐसा था जैसे दुल्हन की तरह सजाया गया हो। मैं कमरे में दाखिल हुई तो सत्यम ने हाथ पकड़कर मुझे बेड पे बिठाया था। आज उसकी आंखों में मोहब्बत को पा लेने का नशा था। उसने मुंह दिखाई में एक प्यारी सी चैन मेरे गले में पहनाई थी और मेरे माथे को चूमकर मुझसे वादा किया था कि जिंदगी में तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हारा दामन कम पड़ जाएगा। मैंने भी सत्यम के सीने पे अपना सर रख दिया था और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी थी। और वाकई सत्यम ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूल गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।